Hi everyone. So this is the second class of rates and return. So अपने last class में start किए थे rates and return, and in the last class we had completed LOS number A, which is very important. That is the base building. Now we'll move on to the LOS number B. तो अपने LOS number B यहाँ पे start कर रहे हैं. Let me quickly present my screen here. LOS number B क्या बोल रहा है? Returns component के अंदर में we have holding period return, average return, arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, trimmed mean and vinsorized mean. तो यहाँ पे डिस्कस करने के लिए काफी कुछ है. अगेन इट्स अ वेरी इजी एलओएस एंड इट्स अ बेस बिल्डिंग एलओएस. एलओएस नंबर बी स्टार्ट कर रहे हैं अब अपन. एलओएस नंबर बी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिटर्न्स. फर्स्ट इज योर होल्डिंग पीरियड रिटर्न. I'm starting with a simple example. 0, 1. ठीक है. मान लो आज आपने एक एसेट परचेज किया या कोई स्टॉक परचेज किया वर्थ $100. तो दैट इज योर आउटफ्लो. 100 आज आपके पास गया. ठीक है. फर्स्ट ईयर के एंड पे मैंने बाई कब किया था? फर्स्ट ईयर का स्टार्टिंग या 0th ईयर का एंड. फर्स्ट ईयर के एंड पे यू विल गेट 110. मतलब ये जो 100 है का जो शेयर है वो एक्चुअली कितना हो गया? 110 हो गया. जो $100 का शेयर है वो इंक्रीज होके कितना हो गया? 110 हो गया. दिस इज द प्राइस अप्रिसिएशन. दिस इज द प्राइस अप्रिसिएशन. प्लस आई ऑल्सो गॉट डिविडेंड ऑफ $10. और मेरे को क्या मिला? डिविडेंड मिला इस शेयर से. तो मेरे को दो चीज मिला शेयर पे. एक, सबसे पहला डिविडेंड मिला फर्स्ट ईयर एंड पे. सेकंड मेरे को क्या मिला? प्राइस अप्रिसिएशन और कैपिटल गेन्स. और कैपिटल गेन कि मैंने $100 का बाई किया और जब मैं बेचूंगा तो मेरे को 110 मिलेगा. ओके. 100 को आई एम डिनोटिंग एज P0. P0 जो मेरे आज से गया आज, विच इज माई बिगिनिंग वैल्यू. जो ये 110 प्लस 10 जो हो गया ये मेरा क्या हो गया? एंडिंग वैल्यू. दिस इज व्हाट माई एंडिंग वैल्यू. तो बिगनिंग वैल्यू वर्सेस एंडिंग वैल्यू. अगर मेरे को कोई पूछता है व्हाट विल बी माई टोटल रिटर्न फॉर दिस होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो मेरा होल्डिंग पीरियड है 1 ईयर, उसमें मेरा टोटल रिटर्न कितना है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने लगाया कितना था? 100 और मेरे को मिला कितना टोटल? 120. तो दिस डज नॉट रिक्वायर एनी कैलकुलेशन. माई रिटर्न इज इन परसेंटेज टर्म, इट इज 20%. परसेंटेज टर्म में क्या हो गया? 20%. तो दिस 20% इज व्हाट माई होल्डिंग पीरियड रिटर्न. तो ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या हुआ? एंडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाई बिगनिंग वैल्यू -1, ऑब्वियसली इंटू 100 उसके बाद. तो 120 डिवाइडेड बाई 100 -1. 120 इज माई एंडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाई बिगनिंग वैल्यू इज 100 -1. तो ये कितना आएगा? 120 minus 100, 20 डिवाइडेड बाई व्हाट? 100 इंटू 100. इसको पूरे को अपने को 100 से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज रिटर्न परसेंटेज टर्म में अपने निकाल रहे हैं. तो इट विल बी इंटू 100. दिस विल बी 20%. तो 20% मेरा क्या हो गया? होल्डिंग पीरियड रिटर्न हो गया. ठीक है. अब इसी चीज को मैं ब्रेक करूं, दिस थिंग इफ आई ब्रेक, आई कैन राइट P1 प्लस D1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई P0. क्या किया मैंने? होल्डिंग पीरियड रिटर्न का जो फॉर्मूला है उसको मैंने ब्रेक कर दिया. देखो P1 जो मेरे को 110 मिल रहा है आफ्टर 1 ईयर, प्लस D1 इज नथिंग बट माई डिविडेंड विच इज $10, माइनस P0 जो मैंने पैसा लगाया 100 डिवाइडेड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट. टोटल इन्वेस्टमेंट. तो न्यूमरेटर में मैंने कितना लिया? व्हाट इज माई रिटर्न. व्हाट इज माई रिटर्न. डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिया? व्हाट इज माई इन्वेस्टमेंट वैल्यू. व्हाट इज माई इन्वेस्टमेंट वैल्यू. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 110 प्लस 10 माइनस 100 डिवाइडेड बाई कितना लगाया? 100. तो न्यूमरेटर में कितना मिला, डिनोमिनेटर में कितना लगाया, ये कितना हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 100 विच इज अगेन व्हाट? 20%. 20 डिवाइडेड बाई 100.2 आएगा. तो विल हैव टू मल्टीप्लाई बाई 100 टू मेक इट एज अ परसेंटेज. तो क्या हो जाएगा? 20%.
10%। ये स्टॉक में अगर कोई मेरे को पूछता है कि मेरा कैपिटल गेन कितना है और डिविडेंड रिटर्न कितना है, तो ऑब्वियसली दिस 20% कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक है मेरा डिविडेंड का रिटर्न और एक क्या है मेरा कैपिटल गेन। अगर कोई मेरे को पूछता है कि 20% को स्प्लिट करो आप, 20% को ब्रेक करो इनटू डिविडेंड रिटर्न एंड कैपिटल गेन्स रिटर्न, कैन आई डू? यस, इट्स वेरी इजी। देखो डिविडेंड आपको कितना मिला था, 10। आपने लगाया कितना था, 100। आपने लगाया कितना था, 100। सो दिस इज एक्चुअली 10 डिवाइडेड बाई 100 विच इज 10%। और कैपिटल गेन कितना था, आपने लगाया था 100, वो वैल्यू कितना बन गया, 110। वो वैल्यू कितना बन गया, 110। इसका मतलब अगेन -1 आपको करना पड़ेगा टू इंश्योर न्यूमरेटर में आपका $10 आ रहा है। रिटर्न कितना आएगा, $10 ही, बिकॉज 100 लगाया था, 110 बन गया। तो रिटर्न कितना, $10, इसलिए मैंने -1 किया। ऑब्वियसली इंटू 100 करूंगा टू मेक इट एज अ परसेंटेज विच इज 10%। तो 20% का स्प्लिट क्या हो गया, डिविडेंड रिटर्न ऑफ 10% एंड कैपिटल अप्रिसिएशन ऑफ 10%। तो ये मेरा टोटल 20% इज माई होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला क्या क्या हुआ, एंडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाई बिगनिंग वैल्यू -1 इंटू 100 विच इज 20%, और P1 प्लस D1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई व्हाट, P0 इंटू 100। तो क्या बन जाएगा आपका, 20% विल बी योर होल्डिंग पीरियड रिटर्न। काफी इजी है, अपने को कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए एक्चुअली यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूँ होल्डिंग पीरियड रिटर्न का। जरूरत ईयर, फर्स्ट ईयर। जरूरत ईयर में आपने लगाया से $50, कोई स्टॉक था वो आपने लगाया $50 और उसका दाम हो गया 60। उसका दाम कितना हो गया, 60, प्लस आपको डिविडेंड मिला $2 का। तो $2 आपका डिविडेंड हो गया एंड दिस इज योर एक्चुअली प्राइस अप्रिसिएशन। और आपसे कोई रिटर्न पूछ रहा है कि कितना रिटर्न हुआ आपका 1 ईयर में, तो आप कैसे निकालोगे, टोटल कितना कमाया आपने 62, लगाया कितना आपने 50, 62 डिवाइडेड बाई 50। तो न्यूमरेटर में अपने लेते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट है, और न्यूमरेटर में लेते हैं कि अपना कितना रिटर्न है। तो कितना रिटर्न, तो यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा 62 और आपने लगाया 50, तो टोटल रिटर्न कितना है यहाँ पे 12। तो न्यूमरेटर में 12 कैसे आए, -1। तो देख लो अगर आप एलसीएम लोगे तो ये 50 ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 करेगा तो यू विल गेट इन द परसेंटेज टर्म्स। तो 12 डिवाइडेड बाई 50 which is 24%। 24% is your holding period return। 24% क्या हो गया फॉर 1 ईयर, राइट। एग्जाम्पल नंबर 3, 1 ईयर का होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज से 5%। अब मैं आपको होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट करके दे रहा हूँ। आई एम नॉट टेलिंग यू टू कैलकुलेट होल्डिंग पीरियड रिटर्न, आई एम डायरेक्टली टेलिंग यू व्हाट इज माय होल्डिंग पीरियड रिटर्न, दैट इज 5%। नेक्स्ट ईयर विच इज द सेकेंड ईयर, होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज 6%। नेक्स्ट ईयर होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज 6%। उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर विच इज द थर्ड ईयर, होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज 7%। होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज 7%। तो ये मेरा फर्स्ट ईयर का हुआ, ये मेरा सेकेंड ईयर का हुआ, ये मेरा थर्ड ईयर का हुआ। तो पूरा 3 ईयर का होल्डिंग पीरियड रिटर्न बताओ, टोटल 3 ईयर का होल्डिंग पीरियड रिटर्न, टोटल HPR, ठीक है, तीनों सालों का। तो अगर मान लो फर्स्ट ईयर में आपको 5% का रिटर्न मिला, सेकेंड ईयर में 6% का रिटर्न मिला, थर्ड ईयर में 7% का रिटर्न मिला, तो टोटल कितना रिटर्न हुआ आपका 3 ईयर्स के अंदर में। तो आई हैव टू टेक फर्स्ट ईयर में 1.05, क्योंकि मैंने क्या माना कि मैंने $1 इन्वेस्ट किया है। सर ये $1 कैसे आता है, मैं अपने मन से मान रहा हूँ कि मान लेते हैं सिंपल नंबर्स के फॉर्म में कि मैंने $1 इन्वेस्ट किया। तो अगर आप $1 इन्वेस्ट किया तो वो ईयर एंड पे क्या बन गया, 1.05। अगर आप $1 इन्वेस्ट करोगे 5% के रेट पे, दैट विल बिकम 1.05। सही नहीं समझ में आया, इट्स वेरी इजी। अगर आप $100 ले लो और उस पर 5% का इंटरेस्ट लो तो नेक्स्ट ईयर कितना बन जाएगा, 105। वही मैं बोल रहा हूँ कि $1 अगर आप लोगे
उस पर 5% अगर इंक्रीज करोगे इट विल बिकम 1.05। इसको बोलते हैं फैक्टर। 5% का फैक्टर इज 1.05। तो ये 1.05 कब बन जाएगा? फर्स्ट ईयर के एंड पे। तो ये क्या 6% एज पर द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। एज पर द कंपाउंडिंग मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तभी जो 6% आपको मिलेगा, क्या आपको ये ओरिजिनल प्रिंसिपल पे मिलेगा या ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कंपोनेंट में मिलेगा? ये जो 6% मिलेगा आपको, क्या आपको ओरिजिनल प्रिंसिपल मिलेगा या ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस ऑन इंटरेस्ट? ऑब्वियसली ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, बिकॉज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो यू विल गेट 1.06 ऑन 1.05। थर्ड ईयर पे सिमिलर फैशन में 1.07, कि 7% का रिटर्न आई विल गेट ऑन 5% पे ऑल्सो एंड ऑन 6% पे ऑल्सो, राइट। और मेरे को रिटर्न निकालना है। मैंने प्रिंसिपल यहाँ पे अज्यूम किया था क्या? 1। तो एक काम करते हैं, -1 कर देता हूँ। तो इंश्योर मेरा जो प्रिंसिपल वाला पार्ट है वो क्या हो जाए? हट जाए। एंड आई गेट व्हाट? रिटर्न। चेक करो। 1.05 इंटू 1.06 इंटू 1.07 -1 इंटू 100। 100 प्लीज मल्टीप्लाई करना, बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग 100। हर बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंटेज लाने के लिए। 19.09%। 19.09%। दिस इज एक्चुअली व्हाट योर होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अगर आप इसको ऐड कर देते, इफ यू वुड हैव एडेड 5 + 6 + 7, कोई के मन में आया होगा कि 3 ईयर का रिटर्न है, तो एक काम करते हैं ना, टोटल बोल रहे हैं तो लेट्स मेक अ टोटल। 5 + 6 + 7 देखो कितना आएगा? 5 + 6 + 7, 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18% आएगा टोटल। दिस 18 इज इंक्लूडिंग कंपाउंडिंग और एक्सक्लूडिंग कंपाउंडिंग। इसका मतलब ये जो 5%, 6% और 7% आपने ऐड किया है, तो क्या आपने कहीं भी इसके अंदर में कंपाउंडिंग अज्यूम किया या नहीं किया है? नहीं, वी हैव नॉट टेकन एनी कंपाउंडिंग ना, वी हैव जस्ट एडेड। इसका मतलब जो 5%, 6%, 7% मिलेगा मेरे को ओरिजिनल $1 पे मिलेगा। वेयर एज इन केस ऑफ होल्डिंग पीरियड रिटर्न, यहाँ पे जो कंपाउंडिंग में ले रहा हूँ, 6% आई एम अज्यूमिंग ऑन $1 प्लस ऑन 5% ऑल्सो। That is why I am taking 1.05 into 1.06 and similarly 1.07 also. तो I am taking compounding interest. Compounding का impact मेरे को लेना होगा, because in real life also it will happen on what? Compounding basis पे, right? तो total holding period return for 3 year will be your 19.09। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न यहाँ पे दो फॉर्म में अपने समझे। एक, सबसे पहला एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू होल्डिंग पीरियड कैसे निकालते हैं। सेकंड, अगर 3 ईयर का होल्डिंग पीरियड, 4 ईयर का होल्डिंग पीरियड या 2 ईयर का होल्डिंग पीरियड अपने को दिया हुआ है, हाउ कैन वी कैलकुलेट द टोटल होल्डिंग पीरियड रिटर्न। नेक्स्ट इज योर एवरेज रिटर्न। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एलओएस इज एवरेज रिटर्न। तो एवरेज रिटर्न में यू हैव 3 कंपोनेंट्स। एम, which is your arithmetic mean. Next is geometric mean. Third is harmonic mean. We have trimmed mean and vincerized mean also, but उसको मैं later part में please cover करूंगा। Let me first explain you arithmetic mean क्या होता है, geometric mean क्या होता है, harmonic mean क्या होता है। mean, ये वर्ड आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा, बिकॉज क्यूए में ये वर्ड बहुत बार आएगा। मीन मतलब क्या होता है? एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज, कोई भी चीज का एवरेज। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन क्या ले रहा है? एवरेज ले रहा है। अरिथमेटिक मीन क्या ले रहा है? एवरेज। एवरेज ऑफ व्हाट? एवरेज ऑफ, इट कैन टेक एनीथिंग। मान लेते हैं अपने रिटर्न्स का एवरेज ले रहे हैं। मान लेते हैं क्या, रिटर्न्स, हिस्टोरिकल रिटर्न्स जो है कोई भी स्टॉक का, उसका अपने क्या ले रहे हैं? एवरेज ले रहे हैं। एवरेज ऑफ से रिटर्न्स, पीरियोडिक रिटर्न्स का, ठीक है। जो ज्योमेट्रिक मीन है, जो ज्योमेट्रिक मीन है, ये क्या लेता है? कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट, CAGR। जैसे यहाँ पे अभी अपने निकाल रहे थे, इन केस ऑफ होल्डिंग पीरियड रिटर्न, रिमेंबर 1.05 इंटू 1.06, वो एक्चुअली क्या हो गया? कंपाउंडिंग। वो क्या हो गया? कंपाउंडिंग। फिर क्या बोला? एवरेज लेना है। जब तुम कंपाउंड कर लेगा, उसके बाद मेरे को क्या लेना पड़ेगा? एवरेज लेना पड़ेगा। कंपाउंड कर लेगा उसके बाद क्या लेना पड़ेगा? एवरेज। क्यों? क्योंकि क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। मीन है ना, मीन मतलब क्या होता है? एवरेज। मीन मतलब एवरेज। तो एक काम कर रहा हूं मैं, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पहले आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहा हूं, उसके बाद आई विल गो टू हार्मोनिक मीन। एग्जांपल नंबर 1, ठीक से देखना प्लीज।
मान लो कोई स्टॉक है, उसका 3 इयर्स का मेरे को हिस्टोरिकल रिटर्न दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हिस्टोरिकल रिटर्न दिया हुआ है। दैट हिस्टोरिकल रिटर्न इज से 20%, 15%, minus 10%. Is it fine? Return can be negative also. बोला कि लास्ट 3 इयर्स का हिस्टोरिकल रिटर्न इज 20%, 15% एंड -10%। अगर मेरे को इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है कि व्हाट इज माई एवरेज रिटर्न, तो एवरेज निकालना बहुत ईजी है। लास्ट 3 इयर्स का 20% प्लस 15% -10%। अगर ये मेरा प्लस होता आई वुड हैव एडेड, बट नेगेटिव है, दैट इज आई एम डूइंग द नेगेटिव, डिवाइडेड बाई 3, बिकॉज मेरा 3 इयर्स का बोला है। तो अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, 20 प्लस 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3, 8.33%, 8.33%। तो 8.33 एक्चुअली क्या है? ये मेरा ऑन एन एवरेज, ये जो स्टॉक है जो 20% दिया, 15% दिया, -10% रिटर्न दिया, ऑन एन एवरेज एक सिंगल नंबर बताओ कि यार ये स्टॉक कितना रिटर्न दिया? 8.33% रिटर्न है। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा यहाँ पे? देखो, ज्योमेट्रिक मीन निकालने का बेस्ट तरीका है, ये जो 20% है, 15% है और 10% का एक काम करो, फैक्टर बना लेते हैं। लेट्स मेक अ फैक्टर ऑफ दैट। फैक्टर कैसे बनेगा? 20% का फैक्टर विल बी 1.2। फैक्टर मतलब क्या होगा कि $1 पे यू आर मेकिंग 20%, सो द फैक्टर विल बिकम 1.20। ठीक है, 20% का फैक्टर। और कंपाउंडिंग है ना, तो आई हैव टू टेक 1.2 इंटू 1.15, जैसे होल्डिंग पीरियड में कर रहा था मैं 3 ईयर वाला में, इंटू 1.15। नेक्स्ट, अब देखो ये 10% नेगेटिव है। ये क्या है? 10% नेगेटिव। तो 10% अगर पॉजिटिव होता तो मैं इसका फैक्टर क्या बनाता? अगर 10% पॉजिटिव होता मैं फैक्टर बनाता 1.1। ये फैक्टर कैसे बन रहा है? अगर कोई को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो रहा है तो $1 प्लस ये जो 20% है, तो आई कैन राइट 20 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो तुम $1 प्रिंसिपल लगाया प्लस 0.2 अर्न किया, तो दिस इज व्हाट 1.2। फिर $1 लगाया, उस पर 15% अर्न किया, तो 15% को आई कैन राइट 15/100, 1 प्लस 0.15, 1.15, 1। अब इस बार नेगेटिव है 10%, तो आई कैन राइट -10 डिवाइडेड बाई 100। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट 1 minus 0.1 विच इज 0.9, विच इज 0.9। तो 10 डिवाइडेड बाई 100 क्या हो जाएगा? 0.1, और उसको क्या करेंगे? अपने माइनस करेंगे, तो 0.9। तो थर्ड फैक्टर क्या बन गया मेरा? 0.9। थर्ड फैक्टर क्या बन गया? 0.9। ओके, ये मेरा क्या निकला? 1.2 इंटू 1.15 इंटू 0.9 होल्डिंग पीरियड, क्योंकि 3 इयर्स का रिटर्न ले लिया ना मैंने मल्टीप्लाई करके। बट मेरे को निकालना क्या था? मीन। मीन मतलब क्या होता है? एवरेज। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट रिटर्न विल बी फॉर 3 इयर्स, बट एक्चुअली आई वांट एवरेज ऑफ दोस 3 इयर्स। इसका मतलब आई विल हैव टू टेक एन एवरेज, और एवरेज कैसे होगा यहाँ पे? टू द पावर 1/3, टू द पावर 1/3। 1/3 कैसे आया? देखो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 ईयर का है, इसलिए मैं डिनोमिनेटर में ले रहा हूँ, मतलब पावर के डिनोमिनेटर में आई एम ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग 3। न्यूमिनेटर में आई एम टेकिंग 1 ईयर, बिकॉज मेरे को एवरेज निकालना है ना। एवरेज विल बी फॉर व्हाट? 1। एवरेज विल बी फॉर व्हाट? 1। तो इट विल बी 1/3, एंड ऑब्वियसली -1 लास्ट में। क्यों? बिकॉज अपने को रिटर्न निकालना है, और अपने क्या $1 क्या एज्यूम किए? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल प्लस रिटर्न में से इफ आई रिड्यूस प्रिंसिपल आई विल गेट व्हाट? रिटर्न। तो -1। इज इट फाइन? तो क्या किया यहाँ पे? सबसे पहला होल्डिंग पीरियड में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद जितना भी ईयर्स बोला है या जितना भी पीरियड्स बोला है उसको अपने डिनोमिनेटर में लेंगे, एंड टू द पावर व्हाट? 1। तो 1/3 -1। कैलकुलेट करो प्लीज। 1.2 इंटू 1.15 इंटू 0.9 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, 7.49% आ रहा है। 7.49% अप्रोक्सीमेटली, राइट? 7.49%। तो आपने क्या किया? 1.2 इंटू 1.15 इंटू 0.9 टू द पावर 1/3, 1.12, 1.2 सॉरी इंटू 1.15 इंटू 0.9 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 3।
7.9. हाँ, -1 7.49%. दिस इज योर ज्योमेट्रिक मीन. ये आपका ज्योमेट्रिक मीन निकल गया. ओके, तो यहाँ पे कंक्लूड क्या हुआ एक्चुअली इस सम में? एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, या ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन अरिथमेटिक मीन, बिकॉज अरिथमेटिक मीन कितना आया 8.33, वेयर एज ज्योमेट्रिक मीन कितना आ रहा है 7.49. कंक्लूड हुआ अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन. देयरफॉर एग्जांपल नंबर 2, 3 ईयर का रिटर्न ले रहा हूं अगेन. 20%, 20%, 20%, एकदम सिंपल कर दिया लाइफ. 20 20 20, व्हाट विल बी योर अरिथमेटिक मीन? 20%. व्हाट विल योर अरिथमेटिक मीन? 20%. कोई अगर कैलकुलेट कर रहा है, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि अरिथमेटिक मीन क्या होगा 20% प्लस 20% प्लस 20% डिवाइडेड बाई व्हाट 3. देख लो 60/3 कितना आएगा 20%. बोला 20 20 20 करके कमाया हर साल, तो ऑन एन एवरेज कितना कमाया 20% ओनली. ज्योमेट्रिक मीन 1.2, इज इट फाइन? 20% का फैक्टर 1.2 इंटू नेक्स्ट ईयर का फैक्टर 1.2, थर्ड ईयर का फैक्टर 1.2 टू द पावर 1/3 अगेन -1. 1/3 इज फाइन कि 3 इयर्स में अगर इतना टोटल रिटर्न है तो 1 ईयर में कितना. तो अपने डिनोमिनेटर में लेते हैं वेयर वी आर, एंड न्यूमरेटर में लेते हैं वेयर वी वांट टू गो. अगेन ये लाइन रिपीट कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में पावर में डिनोमिनेटर में लेते हैं अपने कहाँ पे है, और न्यूमरेटर में लेते हैं अपने को कहाँ पे जाना है. तो अपने है 3 ईयर में, अपने को लेना है 1 ईयर का एवरेज रिटर्न, तो 1/3. निकालो एक बार प्लीज, कैलकुलेट करो. 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, -1, तो 20% आ जाएगा. तो 20% आ जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ? AM इज इक्वल टू GM. 20 20 है ना दोनों. अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 में डिफरेंस क्या है. एक जगह आप बोल रहे थे अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन GM, नेक्स्ट सिनेरियो में बोल रहे हो आप अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू GM. इसका मतलब इफ इफ numbers are different, if numbers are different for each period, जैसे यहाँ पे नंबर्स मतलब रिटर्न, अलग अलग पीरियड के लिए अलग अलग रिटर्न था, फॉर ईच पीरियड, देन AM विल बी ग्रेटर देन GM. जैसे नंबर्स अलग अलग था ना, 20 15 एंड -10%, अलग अलग था रिटर्न. यहाँ पे क्या है, इफ, यहाँ पे रिटर्न्स लिख ले रहा हूँ या नंबर्स जो भी है, इफ रिटर्न्स आर सेम फॉर ईच पीरियड, इफ रिटर्न्स आर सेम फॉर ईच पीरियड, देन AM विल बी इक्वल टू व्हाट GM. इंपॉर्टेंट है ये. कैलकुलेशन आप कर लोगे, लेकिन जो थ्योरी है वो हो सकता है याद नहीं रहे, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि अगर रिटर्न सेम है हर एक साल का 20 20 20, AM इज इक्वल टू GM होने वाला है. राइट, यू कैन टेक एनी नंबर्स, 10 10 10 ले लो, देखो सेम आएगा कैलकुलेशन करके. एग्जाम्पल नंबर 3 से 3 इयर्स का रिटर्न ले रहा हूँ अगेन, 10%, 45%, 60%. ठीक है, 45%, 60% एंड 45% एंड 60%. चलो अरिथमेटिक मीन निकालो. तो देखो सेम तो आने वाला नहीं है इस बार, क्योंकि ऑल दी रिटर्न्स आर डिफरेंट. तो 10 प्लस 45 प्लस 60 डिवाइडेड बाई कितना नंबर्स है 3. तो 10 प्लस 45 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 3, 38.33%, 38.33%. ज्योमेट्रिक मीन, पहले 10% का फैक्टर बनाओ 1.10, 45% का फैक्टर बनाओ 1.45, 60% का फैक्टर बनाओ 1.60, टू दी पावर 3 इयर्स है तो 1/3 -1 -1, ऑब्वियसली इंटू 100 कर लेना आप. तो 1.1 इंटू 1.45 इंटू 1.6 टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 -1. ये आ रहा है 36.65%, 36.655, 36.65. ठीक है, तो यहाँ भी देखो AM इज लेस देन GM.
AM क्या हो गया, GM से कम हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगेन 3 इयर्स का रिटर्न। फर्स्ट ईयर का रिटर्न देखो 1%, नेक्स्ट ईयर का रिटर्न इज 40%, थर्ड ईयर का रिटर्न इज 90%। फर्स्ट ईयर का 1%, नेक्स्ट ईयर का 40 एंड थर्ड ईयर का क्या 90। तो तुम देखो एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल नंबर 3 में डिफरेंस देखो 10, 45, 60, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। वेयर एज एग्जाम्पल नंबर 4 में मैंने इंटेंशनली डिफरेंस काफी बड़ा रखा है, 40, 39 का डिफरेंस, यहाँ पे अराउंड 49 का डिफरेंस, राइट। तो डिफरेंस इज ह्यूज। निकालो AM, GM। AM विल बी 1 प्लस 40 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 3, और GM होगा 1.01। 1% का फैक्टर दिस टाइम विल बी 1.01 प्लस, सॉरी, 40% का 1.40, 90% का 1.90, टू द पावर 1/3 माइनस 1, टू द पावर 1/3 माइनस 1। तो AM हो गया 40 प्लस 90 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, विच इज 43.67%। और ज्योमेट्रिक मीन हो गया 1.01, 1.01 इंटू 1.4 इंटू 1.9 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, 39%, 39.02% अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो आप देखो यहाँ भी कंक्लूजन सेम है, AM इज ग्रेटर देन GM। AM इज ग्रेटर देन GM, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया था क्या? AM इज ग्रेटर देन GM। देयर इज समथिंग नोन एज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब क्या हुआ, वोलेटिलिटी। दो चीज के बीच में क्या डिफरेंस है, वोलेटिलिटी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे डिस्पर्शन या जो डिफरेंस है या जो वोलेटिलिटी है, वो आपको एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 नंबर्स देख के, रिटर्न्स देख के किसमें सबसे ज्यादा लग रहा है, किसमें सबसे ज्यादा लग रहा है। नंबर्स देखे, दो नंबर के बीच में जो डिस्पर्शन या जो गैप है सबसे ज्यादा किसके अंदर में है, एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर में। तभी तो एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर में जो AM वर्सेस GM का जो गैप है, AM वर्सेस GM का जो गैप है, वर्सेस एग्जाम्पल नंबर 3 AM और GM में जो गैप है, देखो उसका क्या डिफरेंस है। AM वर्सेस GM में गैप देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में अप्रोक्सीमेटली 2% है, अप्रोक्सीमेटली इट्स 2%। वेयर एज जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, डिफरेंस कितना है, अप्रोक्सीमेटली 4.5% है। इसका मतलब एग्जाम्पल नंबर 4 में जो AM और GM में गैप है दैट इज हाई एज कंपेयर टू एग्जाम्पल नंबर 3। मतलब अगर रिटर्न्स में डिस्पर्शन हाई होगा तो AM और GM का जो गैप होगा, AM और GM में जो डिफरेंस होगा, दैट विल ऑल्सो बी व्हाट, हाई। डिस्पर्शन बिटवीन AM and GM will be high if dispersion between the numbers or returns are what, high। Is it fine? कि एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 एक बार आप खुद से देखना कि जो रिटर्न्स का डिफरेंस है एग्जाम्पल नंबर 4 में ज्यादा है, इसीलिए उसका AM और GM में जो डिफरेंस है, मतलब ये बोल रहा हूँ AM और GM में जो डिफरेंस है वो हाई है। तो डिस्पर्शन हाई, तो AM और GM में भी क्या होने वाला है, डिफरेंस हाई होने वाला है, राइट। तो होल्डिंग पीरियड आपका, होल्डिंग पीरियड रिटर्न हो गया, AM हो गया, GM हो गया। एरिथमेटिक एरिथमेटिक रिटर्न वर्सेस ज्योमेट्रिक रिटर्न हो गया यहाँ पे। ठीक है, मैं देखो यहाँ पे फॉर्मली वैसे फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा हूँ, अगर मेरे को लिखवाना पड़ता तो इट्स स्क्वाइजर में है अपना फॉर्मूला, राइट। कि एरिथमेटिक रिटर्न क्या हो गया, कि फर्स्ट ईयर का रिटर्न R1, सेकेंड ईयर का रिटर्न R2, थर्ड ईयर का रिटर्न R3, अगर 3 इयर्स के लिए ले रहा हूँ, डिवाइडेड बाई टोटल ईयर्स कितना है 3। एरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया, फर्स्ट ईयर का रिटर्न का फैक्टर 1 प्लस R1 का फैक्टर, 1 प्लस R2 का फैक्टर, 1 प्लस R3 का फैक्टर टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1।
ये फॉर्मूला हो गया, स्क्वाइजर में है ऑलरेडी ये सब सारा फॉर्मूलाज। बट डू यू थिंक यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज चाहिए? अगर आपके पास नंबर्स आ गया, डू यू थिंक आपको फॉर्मूला चाहिए? नॉट रिक्वायर्ड, एकदम भी जरूरत नहीं है। बट यस, फॉर्मूलाज दिया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, अदरवाइज आप डायरेक्टली नंबर्स लो एंड यू विल बी एबल टू कंक्लूड। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन हो गया आपका CAGR, अरिथमेटिक मीन हो गया एवरेज रिटर्न। और क्या यहाँ पे कंक्लूड किया अपने कि इफ द नंबर्स आर डिफरेंट तो अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। कितना बड़ा? अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से कितना बड़ा होगा? डिपेंड करता है डिस्पर्शन कितना है, डिपेंड करता है रिटर्न्स का डिस्पर्शन कितना है। अगर रिटर्न्स का डिस्पर्शन ज्यादा है तो AM का और GM का डिफरेंस ज्यादा होगा, अगर डिस्पर्शन कम है तो AM और GM में डिफरेंस क्या होने वाला है? इट विल बी लेस, राइट? और अगर नंबर्स और रिटर्न्स अगर सेम है 20 20 20, तो AM विल बी इक्वल टू व्हाट? GM। AM GM के क्या होगा? बराबर होगा, राइट? एक और अरिथमेटिक मीन निकालो प्लीज। एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 5। 1 4 8, इसका AM निकालो, अरिथमेटिक मीन। प्लीज इसका अरिथमेटिक मीन निकालो। तो इट विल बी 1 + 4 + 8 डिवाइडेड बाई 3, राइट? तो कितना हो जाएगा? 8 + 4 12, 12 + 1 3, 13, 13 डिवाइडेड बाई 3, 4.33। ठीक है, इसका एक वैरायटी हुआ। सेकंड, मैं एग्जांपल नंबर 5 में लिख रहा हूँ 1 4 90। मैंने लास्ट वाला नंबर चेंज किया, बाकी देखो सेम रखा है। 148 में 1490 लिया। इसका अरिथमेटिक मीन निकालो, इसका अरिथमेटिक मीन निकालो। 1 + 4 + 90 डिवाइडेड बाई व्हाट? 3। तो कितना हो जाएगा? 95 डिवाइडेड बाई 3, 31.67, 31.67। दिस विल बी योर अरिथमेटिक मीन। कंक्लूड क्या करना है? देखो 148 आसपास है नंबर्स, 14 पास है, बट 90 क्या है? बहुत दूर है इस नंबर से। जो 90 है बाकी नंबर से क्या है? काफी दूर है। देयर इज अ गैप, ह्यूज गैप। इसको अपने बोलते हैं आउटलायर। क्या? आउटलायर। आउटलायर क्या हुआ? अलग, कुछ अलग ही नंबर है, मतलब वो कोई भी नंबर्स के आसपास नहीं है, 1 4 5 7 8 के आसपास नहीं है, एकदम डिस्टेंट नंबर है। तो देखो ये 90 क्या होगा? आउटलायर हो गया। बिकॉज ऑफ द आउटलायर आपका एरिथमेटिक मीन जो एग्जाम्पल नंबर 5 का पार्ट 1 में आ रहा है वर्सेस जो पार्ट 2 में आ रहा है, देयर इज अ ह्यूज गैप। यस, इसका मतलब एरिथमेटिक मीन आउटलायर्स के वजह से इफेक्ट होता है क्या? एरिथमेटिक मीन आउटलायर्स के वजह से इफेक्ट होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। बिकॉज 4.33 आ रहा था, अब कितना आ रहा है? 31.67। इसका मतलब एरिथमेटिक मीन आउटलायर्स के तरफ टिल्ट हो जाता है। एरिथमेटिक मीन आउटलायर्स के तरफ टिल्ट हो जाता है। कैसे पता हुआ? देखो 4 से 90 की तरफ जा रहा है ये, 4 से 90 की तरफ जा रहा है एरिथमेटिक मीन 31.67। मान लेते हैं 32 आ रहा है, मान लेते हैं 32 आ रहा है, तो ये जो 32 है ये तो 90 की तरफ जा रहा है ना। वेर एज 4.33 क्या था? इसी नंबर्स के बीच में, 148 के बीच में। वेर एज 1490 का जो अरिथमेटिक मीन है वो जो बड़ा नंबर है ना 90, उसके तरफ जा रहा है, उसके तरफ जा रहा है। तो दैट इज दी व्हाट यू सेड डिसएडवांटेज ऑफ द अरिथमेटिक मीन। ये क्या हुआ? डिसएडवांटेज हो गया अरिथमेटिक मीन, मतलब कि आउटलायर्स एक्चुअली अफेक्ट द अरिथमेटिक मीन, और आउटलायर्स अफेक्ट्स अरिथमेटिक मीन, राइट? यहाँ पे एकदम क्लियरली समझ में आ गया। आप एक और एग्जांपल ले लो अगर आपको देखना है तो। 1 4 180, देखना 180 की तरफ जाएगा इस बार, 180 की तरफ जाएगा। अरिथमेटिक मीन निकालो, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। 1 + 4 + 180 डिवाइडेड बाई 3, तो 185 डिवाइडेड बाई 3, 61.67, 61.67 विच इज ग्रेटर देन 31.67। तो देखो ये 180 की तरफ जा रहा है ना। तो जैसे आउटलायर्स आएगा नंबर्स के अंदर में, एरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? बायस हो जाएगा। एरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? बायस हो जाएगा, वो बड़े नंबर की तरफ टिल्ट हो जाएगा। ऑल्सो इफ आई टेक सम नेगेटिव नंबर, यहाँ तो मैं पॉजिटिव नंबर ले रहा था, आई वुड हैव टेकन -180, मैं 180 भी ले सकता था, तो क्या आता? ये नेगेटिव हो जाता, मतलब नेगेटिव के तरफ टिल्ट हो जाता। जो भी एरिथमेटिक मीन होता दैट वुड हैव बीन टिल्टेड, दैट वुड हैव क्रिएटेड अ बायस टुवर्ड्स दैट लार्ज नेगेटिव नंबर, राइट?
आई होप क्लियर हो गया होगा, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अब आते हैं हार्मोनिक मीन के अंदर में। नेक्स्ट इज हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड। हार्मोनिक मीन का जो कैलकुलेशन है इट इज रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड। तो देखो म्यूचुअल फंड में जो अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, एसआईपी जिसको अपने बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो देर आर टू वेज थ्रू विच यू कैन डू एसआईपी। एक हुआ, यू इन्वेस्ट अ फिक्स्ड डॉलर अमाउंट, यू इन्वेस्ट फिक्स्ड डॉलर अमाउंट से एवरी ईयर, अब हर साल एक फिक्स्ड डॉलर अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो। सेकेंड ऑप्शन हुआ, यू बाई अ फिक्स्ड यूनिट्स, यू बाई अ फिक्स्ड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो दो तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। एक हुआ इन्वेस्ट फिक्स्ड अमाउंट, एक हुआ बाई फिक्स्ड यूनिट्स। यूनिट्स इज फाइन, नंबर ऑफ यूनिट्स जो आप बाई करो म्यूचुअल फंड में। तो जो फिक्स्ड अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे, फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, उसका जो कैलकुलेशन होगा कि एन ऑन एन एवरेज मेरा कितना खर्चा लगा, व्हाट इज माय एवरेज कॉस्ट, वो अपने निकालते हैं हार्मोनिक मीन से। जो अपने फिक्स्ड यूनिट्स अगर अपने बाई करते हैं कि एवरी ईयर वी आर बाइंग फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट्स, उसका जो एवरेज कॉस्ट है वो निकालते हैं अपने अरिथमेटिक मीन से। फिक्स यूनिट्स अपने निकालते हैं अरिथमेटिक मीन से जो भी एवरेज कॉस्ट है, और फिक्स्ड अमाउंट अगर इन्वेस्ट करें तो अपने हार्मोनिक मीन से कैलकुलेट करें। चलो एक एग्जांपल लेते हैं थ्रू विच आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस। मैं फिक्स्ड डॉलर का ले रहा हूँ, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट का, हार्मोनिक मीन समझाने के लिए। मान लो दैट यू आर इन्वेस्टिंग $10,000, $10,000 एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 3 years। ठीक है, तुम क्या किया, 10,000 10,000 10,000 करके 3 year तक इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में। जो कॉस्ट था, जो कॉस्ट था ना कि पर यूनिट अपने कितने में बाई करेंगे म्यूचुअल फंड, उसका कॉस्ट था से $10 हर एक यूनिट का, हर एक सिंगल यूनिट का $10, $11, $12। तो फर्स्ट ईयर में $10 था, सेकेंड ईयर में $11 था, थर्ड ईयर में $12 था। देखना, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितना था अपना, $10,000 फॉर ईयर 1, ईयर 2 का $10,000, ईयर 3 का $10,000। प्राइस पर यूनिट फर्स्ट ईयर में $10, सेकेंड ईयर में $11 और थर्ड ईयर में $12। तो क्या अपने यहाँ से नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कि कितना नंबर ऑफ यूनिट्स अपने परचेस किया? यस, इट्स वेरी इजी, बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू प्राइस विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट, कि तुम कितना टोटल यूनिट्स बाई कर रहा है और कितना पर यूनिट प्राइस पे कर रहा है इज इक्वल टू व्हाट माई टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। चलो निकालो, दिस इज माई बैलेंसिंग फिगर। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 10 विच इज 1,000 यूनिट्स। तो मैंने 1,000 यूनिट्स बाई किया, $10 करके मेरे को 10,000 का कॉस्ट पड़ा। नेक्स्ट ईयर में 10,000 डिवाइडेड बाई 11, 10,000 डिवाइडेड बाई 11, 909.09, 909.09 इतना नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने बाई किया। उसके नेक्स्ट ईयर में 10,000 डिवाइडेड बाई 12, 833.33, 833.33 इतना नंबर ऑफ यूनिट्स है। अगर तुमसे कोई पूछता है कि तुम्हारा 3 years में एवरेज कॉस्ट क्या होगा, तुम्हारा एवरेज कॉस्ट क्या होगा 3 years में, तो तुम्हारा एक बार फील होगा, एक काम करते हैं 10 + 11 + 12 डिवाइड बाई 3 कर दो। 3 years में एवरेज कॉस्ट अगर कोई पूछ रहा है कि ऑन एन एवरेज बताओ ना क्या कॉस्ट है, तो 10 + 11 + 12 कर लो, एक बार करके देखो क्या आ रहा है। मैं साइड में लिख रहा हूँ, अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं अपने, ठीक है, एक बार करके देखो कितना आ रहा है। 10 + 11 + 12 डिवाइडेड बाई 3, तो 10 + 11 + 12 डिवाइड बाई 3 विच इज 11। यार आपका 11, ये मैं बोल रहा हूँ एवरेज कॉस्ट हुआ, ठीक है, अज्यूमिंग अरिथमेटिक मीन, अज्यूमिंग क्या, अरिथमेटिक मीन। एवरेज कॉस्ट निकालना है मेरे को, तो कैन आई डू एवरेज कॉस्ट? यार मेरा टोटल अमाउंट कितना लगा, 30,000,
और मैंने कितना नंबर ऑफ यूनिट्स बाई किया, मेरा कितना कॉस्ट लगा डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स मैंने कितना बाई किया। तो टोटल यूनिट्स का देखो कितना आ रहा है, टोटल 1909.09 प्लस 833.33, 2742.42। एवरेज कॉस्ट क्या हो गया, 30,000 इज माई टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाई 2742.42। तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट विल बी योर 30,000 divided by 2742.42, तो 10.939। दिस इज योर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। और यहाँ पे आपका एवरेज कॉस्ट क्या आया था, 11। इज इट मैचिंग, नो, मैच नहीं हो रहा है। देख लो, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आप निकाले 10.939, वेयर एज अरिथमेटिक मीन से कितना निकला, 11। तो ये मैच नहीं हो रहा है। अब हार्मोनिक मीन निकालते हैं। अब क्या निकाल रहे हैं, हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन निकालने के पहले मैं इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा वो दिखा देता हूं, सो दैट आप हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला को लिंक कर पाओगे। इस चीज को देखना, मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ। न्यूमरेटर में वी हैव 30,000 डिवाइडेड बाई 2742 को कहना ही राइट, 10,000 डिवाइडेड बाई 10, 10,000 डिवाइडेड बाई 10, यस, प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 12। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो 10,000 डिवाइडेड बाई 10 क्या हो जाएगा, 1,000 यूनिट्स। 10,000 डिवाइडेड बाई 11 क्या हो जाएगा, 909 यूनिट्स। 10,000 डिवाइडेड बाई 12 क्या हो जाएगा, 833 यूनिट्स। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में टोटल तो एनीवेज बन जाएगा 2742। तो मैंने लिख दिया इसी को, वन वे ऑफ राइटिंग दिस। इफ आई टेक 30,000 ऊपर और डिनोमिनेटर में 10,000 को कॉमन ले लूँ मैं, यस आई कैन। तो बचेगा 1/10 प्लस 1/11 प्लस 1/12। न्यूमरेटर में क्या बना, 3, देयरफॉर 3 डिवाइडेड बाई 1/10 प्लस 1/11 प्लस 1/12। यस आई कैन डिराइव दिस ना, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या किया, सेम चीज को अलग तरीके से लिख दिया, एक्सपैंड कर दिया 2742 को। डिनोमिनेटर में व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट एक्सपैंडेड। तो एक्सपैंड करके ये क्या बना, फाइनली 3 डिवाइडेड बाई 1/10 प्लस 1/11 प्लस 1/12। दिस इज एक्चुअली हार्मोनिक मीन। ये हो गया हार्मोनिक मीन, यही फॉर्मूला है हार्मोनिक मीन का एक्चुअली। अगर आपको बोल रहा है कि सम्स के अंदर में कि आपने बाई किया 3 इयर्स के अंदर में $10 का, $11 का, $12 का, तो हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होगा 3, क्योंकि 3 आइटम है, डिवाइडेड बाई 1/10, 1/11 प्लस 1/12। इट्स एक्चुअली द रेसिप्रोकल। देखो अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। 10 का रेसिप्रोकल 1/10, 11 का रेसिप्रोकल 1/11, 12 का रेसिप्रोकल क्या, 1/12। ये रेसिप्रोकल कर दिया। और अरिथमेटिक मीन में अपने डिवाइड क्या कर रहे थे, 3, उसको भी क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। उसको भी क्या कर दिया, रेसिप्रोकल, राइट। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे सेम आने वाला है, 10.939, 10.939। और एक्चुअली यही तो आया था एवरेज कॉस्ट, यही तो आया था अपना एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, 10.939। दिस वाज माय एवरेज कॉस्ट। इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ यहाँ से, इफ यू आर इन्वेस्टिंग अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी ईयर या एवरी पीरियड, अगर आप फिक्स्ड अमाउंट अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका एवरेज कॉस्ट एरिथमेटिक मीन नहीं होगा, क्या होगा, हार्मोनिक मीन होने वाला है, राइट। जो मैं यहाँ पे लिखा था, इन्वेस्टिंग दी फिक्स्ड अमाउंट, हार्मोनिक मीन। इफ यू आर बाइंग फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट्स, अगर आप फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट्स बाई कर रहे हो, चलो एग्जांपल लेते हैं, फिर चेक करेंगे। एग्जांपल नंबर 2, से यू आर बाइंग 1,000 यूनिट्स एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। नेक्स्ट 3 इयर्स तक आप बाई करो एट द सेम रेट, $10, $11 पर यूनिट एंड $12 पर यूनिट, ठीक है। तो यूनिट्स, प्राइस पर यूनिट, टोटल अमाउंट। तो यूनिट कितना हो गया, 1,000, क्योंकि इस बार यूनिट्स फिक्स है मेरा, 1,000
1000 1000, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का। प्राइस पर यूनिट क्या बोला, 10, सेकंड का बोला 11, थर्ड का बोला 12। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000, यहाँ पे 11,000, और इस बार 12,000। टोटल इन्वेस्टमेंट चेक करो कितना है, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स तो 3,000 है। टोटल यूनिट्स कितना है, 3,000, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 33,000, राइट। देयरफॉर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज 33,000, कितना इन्वेस्टमेंट है, डिवाइडेड बाई कितना यूनिट्स बाई किया, इज इक्वल टू व्हाट, $11। दैट इज योर एवरेज कॉस्ट, $11 है। अब एक बार एरिथमेटिक मीन निकालो प्राइसेस का, एरिथमेटिक मीन निकालो प्राइसेस का, 10 प्लस 11 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3। इनफैक्ट आपने निकाले भी थे एग्जाम्पल नंबर 1 में, ये रहा, 10 प्लस 11 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ रहा है, 11। कितना आ रहा है, 11। इज इट मैचिंग, यस इट्स मैचिंग। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि इन केस ऑफ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट्स, इफ यू आर बाइंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आपका एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा, अरिथमेटिक मीन के थ्रू। वेयर एज इफ यू आर बाइंग अ फिक्स्ड अमाउंट, मतलब अगर फिक्स्ड अमाउंट आप डाल रहे हो म्यूचुअल फंड्स के अंदर में, इररिस्पेक्टिव नंबर ऑफ यूनिट्स कितना भी हो, इररिस्पेक्टिव नंबर ऑफ यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलने वाला है, थ्रू हार्मोनिक मीन। थ्रू क्या, हार्मोनिक मीन, राइट। कंक्लूजन, एएम will be greater than GM will be greater than हार्मोनिक मीन। अगर नंबर्स अलग अलग है, क्या बोला, अगर नंबर्स अलग अलग है तो AM will be greater than GM will be greater than हार्मोनिक मीन। एग्जाम्पल ले लो एक और, 10% रिटर्न, नेक्स्ट ईयर में 15% का रिटर्न, थर्ड ईयर में 20% का रिटर्न। 10% का रिटर्न, 15% का रिटर्न एंड 20% रिटर्न। इसका AM निकाल लो, 10 प्लस 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 3। 15% आ रहा है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा, 1.10 इंटू 1.15 इंटू 1.20, 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, 1.1 इंटू 1.15 इंटू 1.2 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, 14.92%, 14.93% आ रहा है। हार्मोनिक मीन 3 है ना, तो 3 डिवाइडेड बाई 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20, 3 डिवाइडेड बाई 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20, 1 डिवाइडेड बाई 10 STO1, 1 डिवाइडेड बाई 15 STO2, 1 डिवाइडेड बाई 20 STO3। तो RCl1 प्लस RCl2 प्लस RCl3 STO1 3 डिवाइडेड बाई दैट 13.85%, 13.85%, 846 आ रहा है विच इज 13.85%। तो देखो यहाँ से कंक्लूड हो गया ना, 15 is greater than 14.93 is greater than 13.85, 15% is greater than 14.93% greater than 13.85%। तो AM will be greater than GM will be greater than what, harmonic mean, provided all the numbers are what, different। provided क्या हो, सारा का सारा numbers क्या होना चाहिए, different होना चाहिए। अगर different नहीं हुआ तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, जो अपने कर रहे थे ऑलरेडी। AM और GM का जब एग्जांपल लिया था 20 20 20 वाला, अगर आप वैसे करोगे तो नंबर्स क्या आ जाएगा आपका, सेम आ जाएगा, राइट। दिस इज योर एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 आप खुद से एक बार ट्राई करना प्लीज, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ,
फर्स्ट ईयर का रिटर्न 5% है, नेक्स्ट ईयर का रिटर्न 7.5% है, थर्ड ईयर का रिटर्न 10% है। 5%, 7.5% एंड 10%। खुद से आप ट्राई करिए प्लीज, खुद से एक बार आप ट्राई करिए। 5%, 7.5%, 10%। ए एम जी एम एच एम निकालो, ए एम जी एम एच एम निकालो प्लीज। ए एम जी एम और एच एम निकालो प्लीज। इट्स वेरी इजी, जो एग्जाम्पल नंबर 1 में किया वही स्टेप्स आपको फॉलो करना है। द सेम स्टेप्स यू विल हैव टू फॉलो। एग्जाम्पल नंबर 2 आई होप हो गया होगा। ये था ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम। ये था वन ऑफ द कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन देखना, ए एम इंटू एच एम इज इक्वल टू जी एम का होल स्क्वायर। ए एम इंटू एच एम इज इक्वल टू क्या बोला, जी एम का होल स्क्वायर। दिस इज कंक्लूजन नंबर 2। मान लो दो नंबर्स है ए और बी, ठीक है, ए और बी। तो इसका एरिथमेटिक मीन क्या होने वाला है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होने वाला है, रूट ऑफ ए बी। दो नंबर्स है ना, तो दो नंबर्स का या दो रिटर्न्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, उसका रूट ले लो। क्योंकि आप फैक्टर बनाओगे, फर्स्ट सेकंड वाले का फैक्टर बनाओगे, उसके बाद उसका रूट लोगे 1/2, बिकॉज दो नंबर्स है, तो दैट इज आई एम टेकिंग 2। थर्ड इज एच एम। एच एम में क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए प्लस 1/b। इफ आई टेक एलसीएम तो ये हो जाएगा आपका ए बी, ए प्लस बी 2, विच इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है, इफ आई पुट योर ए एम कितना मेरा, ए प्लस बी बाई 2 इंटू एच एम क्या है, 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, राइट। तो ए प्लस बी गया, ए प्लस बी गया, 2 गया, 2 गया, बचा क्या, ए बी। तो ए एम इंटू एच एम क्या हुआ, ए बी। जी एम स्क्वायर, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, तो ये क्या है मेरा रूट, रूट ऑफ ए बी का होल स्क्वायर। रूट ऑफ ए बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा, यहाँ पे रूट ऑफ ए बी इज हाफ इंटू स्क्वायर, तो 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए बी इज इक्वल टू ए बी। ए बी इज इक्वल टू वट, ए बी। ठीक है, तो ए एम इंटू जी एम इज इक्वल टू जी एम का होल स्क्वायर। तो थियोरिटिकली हो सकता है टेस्ट वगैरह करवाए आपको, इसलिए by taking this I have tried to explain you this conclusion। तो ये हो गया आपका ए एम जी एम वर्सेस एच एम। थर्ड है आपका ए एम जी एम एच एम के बाद यू हैव ट्रिम्ड मीन वर्सेस विंसोराइज्ड मीन। ट्रिम्ड मीन वर्सेस विंसोराइज्ड मीन, ठीक है। ट्रिम मतलब क्या होता है, कोई चीज को कट करना, रिमूविंग। विंसोराइज्ड मतलब होता है रिप्लेसिंग। ट्रिम मतलब रिमूव करना, विंसोराइज मतलब रिप्लेस करना कोई चीज को। एग्जाम्पल देखो, नंबर्स आई एम टेकिंग 1, 5, 7, 10, 34, 70। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1, 5, 7, 10, 34, 70 रैंडमली कोई नंबर्स लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रिम कर रहा हूँ। ट्रिम क्या कर रहा हूँ, लास्ट 2 नंबर्स को ट्रिम कर रहा हूँ। आई एम ट्रिमिंग लास्ट 2 नंबर्स। ट्रिम मतलब हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो एवरेज कैसे आएगा, 7 + 10 जो बचा हुआ नंबर है, जो बचा हुआ नंबर है, 7 + 10 डिवाइडेड बाई 2,
कितना हो जाएगा 17/2, 17 डिवाइडेड बाई 2, 8.5, 8.5। ये क्या हो गया? ट्रिम्ड मीन। दिस इज व्हाट एक्चुअली ट्रिम्ड मीन। मैंने आउटलायर्स को हटा दिया। 1 और 5 छोटा नंबर्स है, आउटलायर्स 34 और 70 एज कंपेयर टू इंटायर नंबर्स दिस आर बिग, वो हटा दिया। विंसोराइज्ड मीन में क्या करूंगा मैं? ये जो नंबर्स है ना 1 और 5 को आई विल रिप्लेस वाया द लास्ट नंबर। जो मेरा लास्ट नंबर है ना उससे मैं रिप्लेस करूंगा। 34 और 70 को भी ये जो लास्ट नंबर है इसके पहले वाला उससे मैं रिप्लेस करूंगा। इसका मतलब 1 और 5 को आई विल रिप्लेस वाया 7। तो 7, 1 की जगह 7 आ गया, 5 की जगह 7 आएगा, प्लस 7 की जगह 7 आएगा, प्लस 10 की जगह तो 10 आएगा। 34 और 70 के पहले जो नंबर है आई विल रिप्लेस वाया 10, मतलब प्लस 10 प्लस 10। ठीक है, तो 34 और 70 को क्या किया? रिप्लेस कर दिया वाया दी प्रीवियस नंबर, डिवाइडेड बाई। इस बार टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स वी हैव। चलो विंसराइज में निकालते हैं। 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 30 डिवाइडेड बाई व्हाट? 6, 8.5। देख लो वही आया। ट्रिम में भी वही आया, विंसराइज मीन में भी वही आया। ट्रिम में क्या करते हैं? वी रिमूव द आउटलायर्स, एंड विंसराइज में वी रिप्लेस द आउटलायर्स। देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स हटाया और यहाँ पे विंसराइज के अंदर में वी हैव रिप्लेस दिस लास्ट 2 नंबर्स। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्विकली स्क्वाइजर में जा रहा हूँ टू चेक दी सम्स। जो बीच में अपना सम्स रहता है, तो अपना एलओएस ए और एलओएस बी कवर हो गया। एलओएस ए में यहाँ पे कोई सम्स नहीं है इन दी स्क्वाइजर। एलओएस बी में वी हैव सम। ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न का। For the last 3 years, the return for Acme Corporation common stock have been negative 9.34%, 23.45%, and 8.92%. Calculate the compounded annual rate of return over the 3-year period. आपसे CAGR पूछ रहा है, मतलब ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है निकालना। ठीक है, तो 9.34% नेगेटिव है, तो इसमें क्या करो आप? सिंस ये नेगेटिव है, लेट्स डू वन थिंग। 9.34% का नेगेटिव का फैक्टर बनाओ। सर फैक्टर कैसे बनेगा? 1 जो अपने मान के चले थे प्रिंसिपल अमाउंट 1 माइनस, इसको डेसिमल में कर लो 0.0934, दिस विल बी योर फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड रिटर्न कितना बोला है? 23.45, तो 1.2345। थर्ड वाला क्या बोला है? 8.92, तो 1.0892 टू द पावर 1/3, बिकॉज 3 years का सम है ना। 1/3 minus 1, 1/3 minus 1, so it will be 1 minus 0.0934, 1.2345, तो RCL 1.9066, जो फर्स्ट वाला नंबर है, दिस इज 0.9066 इंटू 1.2345 इंटू 1.0892 टू द पावर 1/3 माइनस 1। तो पहला ये वाला निकाल लो, इंटू 1.2345 इंटू 1.0892, ये आ रहा है 1.21903 टू दी पावर क्या करना है? 1/3 माइनस 1। कोई अगर फंस रहा है कि 1/3 कैसे ऊपर में रेज करे, तो आपको क्या करना है? 1.21903 जो आ रहा है आपके कैलकुलेटर पे, देन यू हैव टू प्रेस YX 9 के ऊपर में YX होगा। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करो, फर्स्ट वाला ब्रैकेट ओपन करो ये वाला, फिर करो 1, ब्रैकेट ओपन किया तो 1 प्रेस करो 1, उसके बाद डिवाइड प्रेस करो, उसके बाद 3 प्रेस करो, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करो, ब्रैकेट क्लोज। तो अभी आपको दिख रहा होगा 0.33, फिर प्रेस करो इक्वल टू 1 सेकेंड 1.21903 YX 1 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, तो आपको दिख रहा होगा 1.06824।
राइट। तो ये आ गया आपका। तो क्या किया 1.21903, देन यू हैव टू प्रेस वाई एक्स, ब्रैकेट ओपन करके 1, देन प्रेस डिवाइड, देन प्रेस 3, देन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इक्वल टू। तो ये आ जाएगा आपका 1.06824, उसके बाद -1, और फिर ऑब्वियसली इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो इट विल बी 6.824%। ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेटिंग द एवरेज कॉस्ट विद द हार्मोनिक मीन। एवरेज कॉस्ट निकालना यूजिंग हार्मोनिक मीन। एन इन्वेस्टर परचेजेस $1000 ऑफ म्यूचुअल फंड शेयर्स ईच मंथ। बोला ये लोग क्या कर रहा है, एसआईपी कर रहा है फिक्स्ड अमाउंट का। एंड ओवर द लास्ट 3 months द प्राइस पेड पर शेयर वेर $8, $9 एंड $10। व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट पर शेयर। तो आपसे एवरेज कॉस्ट पूछ रहा है, तो क्या यहाँ अपने को अरिथमेटिक मीन लगाना चाहिए या हार्मोनिक मीन। ऑब्वियसली हार्मोनिक मीन, बिकॉज फिक्स्ड डॉलर अमाउंट लगा रहा है वो, नॉट फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अपने को क्या करना है, 3 डिवाइडेड बाई 1/8 प्लस 1/9 प्लस 1/10। 3 डिवाइडेड बाई 1/8 प्लस 1/9 प्लस 1/10। तो आपका हार्मोनिक मीन आ जाएगा यहाँ से। इट्स वेरी इजी। देखो ये लोग सारे एक्सप्लेन भी किया, जो मैं एग्जांपल्स लेके चल रहा था या आपको एक्सप्लेन कर रहा था, थ्रू दैट दे हैव एक्सप्लेन्ड एवरेज प्राइस क्या हो जाएगा। चलो यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मॉड्यूल क्विज 1.1। एन इंटरेस्ट रेट इज बेस्ट इंटरप्रेटेड एज। इंटरेस्ट रेट का इंटरप्रिटेशन पूछ रहा है, तो इंटरप्रिटेशन 3 था, याद करो। रिक्वायर्ड रिटर्न, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड डिस्काउंट रेट। ऑप्शन नंबर ए, डिस्काउंट रेट और अ मेजर ऑफ रिस्क। मेजर ऑफ रिस्क और अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ऑप्शन नंबर सी, रिक्वायर्ड रिटर्न और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Question number 2. An interest rate from which the inflation premium has been subtracted is known as। बुरा अगर कौन सा ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिससे इन्फ्लेशन प्रीमियम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा। अगर तुम इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लेशन प्रीमियम अगर माइनस करता है तो क्या निकलता है अपना, रियल रेट। क्या निकलता है, रियल रेट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है रियल इंटरेस्ट रेट, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। तो देखो, सबसे पहला चीज, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, बिकॉज दोनों में रियल वर्ड यूज किया है। देखो, जब भी तुम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से इन्फ्लेशन माइनस करेगा तो बचेगा क्या, रियल। बिकॉज वी नो रियल प्लस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू नॉमिनल। इफ आई रिमूव नॉमिनल में से इन्फ्लेशन, आई विल गेट व्हाट, रियल। तो आई एम लुकिंग फॉर रियल ऑप्शन में, बट ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में क्या है, दोनों रियल है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में क्या है, दोनों रियल है, बट व्हाट इज द डिफरेंस। ऑप्शन नंबर सी में रियल आरएफ है, वेयर एज ऑप्शन नंबर ए में रियल इंटरेस्ट रेट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए में से डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम, लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम, मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम माइनस हुआ है क्या, नो। बिकॉज क्या बोल रहा है, रियल इंटरेस्ट रेट, रियल आरएफ नहीं बोल रहा है। वेयर एज ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, रियल आरएफ। तो रियल आरएफ के लिए इसका मतलब डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम, लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम और मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम भी माइनस हो गया इसके अंदर में। तो ऑप्शन नंबर सी अपने को नहीं सिलेक्ट करना, वी नीड व्हाट, ऑप्शन नंबर ए। बिकॉज सिर्फ अपने को इन्फ्लेशन प्रीमियम माइनस करना है, इन्फ्लेशन प्रीमियम माइनस करना है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर में वी हैव रिड्यूस्ड ऑल दी रिस्क प्रीमियम, राइट। इन केस अगर कोई को थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन में अभी भी प्रॉब्लम आया है तो मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रियल आरएफ प्लस इन्फ्लेशन प्लस डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम प्लस लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम प्लस मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम, राइट। इन्फ्लेशन को अगर मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू रियल आरएफ प्लस डिफॉल्ट प्लस लिक्विडिटी प्लस मेच्योरिटी। तो ये क्या बना आपका, रियल, रियल इंटरेस्ट रेट। मैं रियल आरएफ नहीं लिख रहा हूँ, रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रियल आरएफ प्लस डिफॉल्ट प्लस लिक्विडिटी प्लस मेच्योरिटी। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन में, वो ये है, ऑप्शन नंबर ए। देखो क्या लिखा है, रियल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो अगर तुम इन्फ्लेशन माइनस करेगा तो रियल इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जो ऑप्शन नंबर सी है,
वो क्या बोल रहा है, रियल इंटरेस्ट रेट में से वी विल रिमूव डी एल एम माइनस डी माइनस एल माइनस एम इज इक्वल टू व्हाट आई विल गेट, रियल आर एफ। कुछ नहीं किया, डी और एल, डी एल एम को उधर ले गया लेफ्ट साइड में, तो बचा क्या, रियल आर एफ। तो ऑप्शन नंबर सी ये है। तो क्या आप सिर्फ इन्फ्लेशन माइनस कर रहे हो इसके अंदर में ये, एंड यू आर रिड्यूसिंग रिस्क प्रीमियम ऑल्सो। तो क्या आप सिर्फ इन्फ्लेशन माइनस कर रहे हो या रिस्क प्रीमियम ऑल्सो, यू आर रिड्यूसिंग रिस्क प्रीमियम ऑल्सो। बट क्वेश्चन में बोला है क्या अपने कोई रिस्क प्रीमियम भी माइनस करना है, नो, क्वेश्चन इज ओनली अबाउट इन्फ्लेशन हटाना है। तो इन्फ्लेशन किस में हटेगा, रियल इंटरेस्ट रेट में। वेर एज रियल इंटरेस्ट रेट में से आप ये भी हटा दोगे तो बचेगा क्या, रियल रिस्क फ्री रेट। तो ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए इज व्हाट, करेक्ट। आई होप इक्वेशन के थ्रू आप पूरा समझ गए होगे। और रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, तो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट कैन बी रियल और इट कैन बी नॉमिनल, बट यहाँ पे लोग बोला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्यों रॉन्ग है, बिकॉज सर आरएफ बोला है, सिर्फ आरएफ तो रियल भी हो सकता है नॉमिनल भी हो सकता है, मतलब इट कैन बी इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, इट कैन बी एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन, सो दैट इज नॉट क्लियर, दैट इज आई एम नॉट चूजिंग ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, द हार्मोनिक मीन ऑफ 3 4 एंड 5, हार्मोनिक मीन ऑफ 3 4 एंड 5, तो क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 5। निकालो प्लीज। इट्स कमिंग 3.829, 3.829। फास्ट कैसे करना है कैलकुलेशन, देखो एसटी और आरसीएल में आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। मैं अभी सबसे पहला डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या किया मैंने, कैलकुलेटर में गया, 1/3 किया, करो साथ में, 1/3 इक्वल टू करके 0.33 आ रहा है, ठीक है। इसको आप एस टी ओ वन में सेव कर दो। आपको क्या प्रेस करना है, देखो आरसीएल के ऊपर में एस टी ओ फंक्शन है, आरसीएल के ऊपर में एस टी ओ फंक्शन है, तो आपको प्रेस करना है एस टी ओ फिर 1.33 जब आया, उसके बाद आप प्रेस करो एस टी ओ फिर 1, तो वो सेव हो गया, एस टी ओ मतलब स्टोरेज 1, ठीक है। अब बाहर आ जाओ, बाहर कैसे आना, सी जो लास्ट वाला बटन है, उसके बाद नेक्स्ट वाला 1/4, तो 1/4 0.25 आ रहा है, तो 0.25 को भी सेव कर दो, कैसे सेव करें, एस टी ओ टू, सेकेंड वाला स्टोरेज, यू हैव टू प्रेस एस टी ओ, उसके बाद 2 बटन प्रेस करो, ठीक है, वो सेव हो गया। फिर सी बाहर आ जाओ, फिर नेक्स्ट वाला 1/5, 1/5, 0.2 आ रहा होगा, 0.2, उसको भी सेव कर दो, किसमें, एस टी ओ थ्री में, क्योंकि 3 अलग अलग नंबर है ना, वी हैव 3 डिफरेंट नंबर्स, एस टी ओ थ्री। फिर बाहर आ जाओ फिर बाहर आ जाओ सी फिर क्या करना है, ये तीनों नंबर आपको स्टोर कर दिया आपने डिवाइड करके, देखो अपने को ऐड करना है ना, अपने को ऐड करना है, तो आपको क्या करना है, RCL1 प्लस RCL2 प्लस RCL3, ठीक है। RCL क्या होता है, रिकॉल करना, जो स्टोर किया हुआ है उसको रिकॉल कर रहा है, साथ में करो, RCL, STO के नीचे वाला बटन, RCL1 प्लस RCL2 प्लस RCL3, तो ये आ रहा होगा 0.78, 0.78, ठीक है। तो आपका डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया, न्यूमरेटर था 3, डिनोमिनेटर था 0.78, 3 डिवाइडेड बाई 0.78, 0.78, 3.846, 3.846, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, बी क्लोजेस्ट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, XYZ कॉर्पोरेशन एनुअल स्टॉक रिटर्न्स, तो आपको स्टॉक रिटर्न्स दिया हुआ है 2001, 2002, 2003 से लेकर 2006 तक, 22%, 5 नेगेटिव, फिर 11%। द मीन एनुअल रिटर्न ऑन XYZ स्टॉक इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली कैलकुलेटेड यूजिंग दी, बोला सबसे अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन अपने कैसे करेंगे, एवरेज रिटर्न कैसे निकालेंगे, हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। वी विल यूज व्हाट, we will prefer what, geometric mean, reason, geometric mean factor is in what, compounding, geometric mean क्या factor करता है, compounding factor करता है, whereas HM और AM does not factor the
कंपाउंडिंग। ज्योमेट्रिक मीन फैक्टर क्या करता है? कंपाउंडिंग, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। जो आप रिटर्न कमा रहे हो उस पे और रिटर्न, उस पे और रिटर्न, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, उसके ऊपर क्या? इंटरेस्ट अगेन, राइट? तो ये था आपका एलयूएस नंबर बी। ऑब्वियसली इट वाज एक्सटेंसिव प्लस कैलकुलेशन था, बट इंपॉर्टेंट आपका सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये सब सारा बेस बिल्डिंग हो रहा है, अदरवाइज आप बाद में जाके सफर करोगे इन ऑल दी सम्स, राइट? चलो, नेक्स्ट क्लास में वी विल डू विथ एलयूएस नंबर सी, डी एंड